गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे थे, जिसमें आपका लेसन नंबर 5 हम पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था गति की समीकरण। गति की समीकरण को कैसे सिद्ध करते हैं उसके लिए हमने आपको ग्राफीय विधि बताई थी। और आज हम जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है कलन विधि से गति की समीकरण की व्युत्पत्ति, यानी कलन विधि यानी मैथमेटिकल प्रोसेस से कैसे हम गति की समीकरण को निकालते हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो गति की प्रथम समीकरण निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो हम सबसे पहले त्वरण लेके चलेंगे a बराबर dv/dt। मैंने आपको बताया था कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाते हैं। तो वेग और समय यानी, और मैंने ये भी बताया था कि अगर समय के सापेक्ष हम वेग का क्या कर दे, अवकलन कर दे, तो हमें क्या मिलता है, त्वरण मिलता है। और बताया था कि जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है वो चीज़ हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है, और जिसका किया जाता है वो ऊपर आती है। ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हमने क्या किया कि वेग का अवकलन कर दिया किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ठीक है, तो जब हम वेग का अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। तो हम a बराबर dv/dt लेके चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv बराबर आ जाएगा a इंटू dt। यह एक अवकलन समीकरण है। समीकरण एक का मान समीकरण एक का दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, यहाँ से अवकलन करेंगे, अवकलन का मैंने समाकलन करेंगे। समाकलन का मैंने सिंबल बताया था कि इस तरह से समाकलन का चिन्ह होता है, और यहाँ पर हम लोअर लिमिट रखते हैं, यहाँ पर हम अपर, यानी यहाँ पर निम्न सीमा, यहाँ पर उच्च सीमा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी जब आपका समाकलन मैंने पढ़ाया था। तो अब यहाँ पे हमने दोनों ओर का समाकलन कर दिया। अब हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। क्योंकि किसी एक सीमा के पहले वेग कितना था, प्रारंभिक वेग u था और अंतिम वेग कितना हो गया v। तो इन दोनों के बीच में ही वेग वेरी करेगा। तो हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी कि लोअर लिमिट u है और अपर लिमिट v है। इसी तरह हमने समय की लिमिट लगा दी कि समय पहले 0 था और फिर t था। हमने ग्राफ में आपको बताया था जब यहाँ 0 और इधर t जा रहा था और यहाँ पर u था और अंतिम वेग कितना हो रहा था, v। तो वेग कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हमेशा u से v तक, समय 0 से t तक जाएगा। तो समाकलन करेंगे, dv का समाकलन क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगा, यहाँ एक कांस्टेंट है बार, और dt का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। मैंने आपको बताया था समाकलन कि अगर dx लिखा है तो ये d इस समाकलन को काट देता है, x बचता है। ठीक उसी प्रकार से dv है तो d इस समाकलन को काट देगा तो v बचेगा, लेकिन हम इसको काट कर दिखाते नहीं हैं। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, v बचेगा। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यहाँ एक कांस्टेंट है, अंदर dt बचेगा, dt का भी कितना हो जाएगा, t। क्योंकि जिस तरह से dv का हुआ है तो कितना बचा, v। इसी तरह से dt का भी कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। और लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब लिमिट रखना मैंने बताया था कि सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, v की जगह v रख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर u, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट u, a एज इट इज। ठीक यहाँ से t की जगह t और फिर t की जगह कितना रखेंगे, माइनस का चिन्ह लगा के 0। तो v माइनस u बराबर a के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो at बचेगा, और u को इधर भेज देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, u प्लस at आ जाएगा। तो इस तरह से गति की प्रथम समीकरण हमें मिल गई। द्वितीय समीकरण निकालने के लिए v बराबर ds/dt। मैंने बताया था कि दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या मिलता है, वेग मिलता है, या दूरी बटे समय क्या है, वेग है। तो यहाँ से ये v बराबर हमने क्या लिख लिया, ds/dt लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ds बराबर v इंटू dt। समीकरण 2 से v का मान रख दिया u प्लस at। समीकरण 2 से हमने मान रख, तो ds बराबर dt के अंदर मल्टीप्लाई u dt at प्लस dt। दोनों ओर का समाकलन कर देंगे 0 से s तक। ds बराबर यहाँ चूँकि समय है और यहाँ तो 0 से t, यहाँ पर भी समय है तो 0 से t। इसका समाकलन करा, s लोअर लिमिट, u कांस्टेंट है, बार आ जाएगा, समय का अवकलन हो जाएगा t 0 से t तक, a बार आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो
क्या आ गया, t इंटू डी टी आ गया, और यहाँ t की पावर कितनी है 1। और जब हमने एक फॉर्मूला बताया था x की पावर n dx बराबर क्या बताया था, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो इसका समाकलन कैसे हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, यानी t की पावर 2 बटे 2, क्योंकि ये x की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से t इंटू डी टी का कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब लिमिट रखेंगे s माइनस 0, u एज इट इज t माइनस 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 कॉमन, a भी बाहर, t की जगह t रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो s बराबर हमारे पास बचेगा s बराबर यू टी प्लस आप ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना बचेगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा। ये इस तरह से हमें दूसरी समीकरण प्राप्त हो जाती है। दोनों ही मेथड बहुत आसान है, और अगर एक बार इसको खुद आप समझ के करोगे तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। थर्ड समीकरण को प्रूव करने के लिए अभी हम क्या लेकर चलेंगे, a बराबर डी वी अपॉन डी टी लेकर चलेंगे। यानी हमने a बराबर क्या लिया है, डी वी अपॉन डी टी। अब हमने क्या किया कि डी एस से भाग कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी, यानी डी एस से ऊपर गुना नीचे भी गुना, और हमने कुछ इसे को इस तरह से लिख लिया कि डी वी अपॉन डी टी, हमने कुछ इसको ऐसे लिख लिया कि एक एस तो डी वी के नीचे लिया है और एक डी एस के नीचे डी टी लिया है, और डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, वेग होता है, दूरी बटे समय वेग, तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया v, और डी वी अपॉन डी एस एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई v इंटू डी वी ए इंटू डी एस, फिर से दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया, v इंटू डी वी का समाकलन u से v तक जाएगा, a एज इट इज a कॉमन, और ds का कहाँ तक 0 से s तक जाएगा। फिर से ये वही फॉर्मूला, यहाँ पर जब v इंटू डी वी का समाकलन करेंगे तो v की पावर 1 इंटू डी वी है, तो यहाँ से v की पावर 2/2 हो जाएगी, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, x की पावर n dx वाला, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। चूँकि यहाँ v की पावर कितनी है, 1 है dv, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, यानी v स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर dv का समाकलन कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, लोअर अपर लिमिट लोअर लिमिट a ds का कितना हो जाएगा, s हो जाएगा 0 से s तक। अब अपर लिमिट रखेंगे v स्क्वायर बाई 2, माइनस का चिन्ह, लोअर लिमिट रखेंगे v स्क्वायर बाई 2 बराबर s माइनस 0, यहाँ तो ये s हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो हमारे पास बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, u को इधर भेज देंगे तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इस तरह से गति की तीसरी समीकरण भी प्रूफ हो जाती है। फिर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि ऊर्ध्वाधर में गति नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर। मैंने बताया था कि जब कोई कण या पिंड नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो वहाँ पर s बराबर तो कितना लेना है, h लेना है, और a बराबर कितना लेना है, माइनस के g लेना है, और गति की समीकरण में रख देंगे तो वहाँ पर हमें 3 समीकरण मिल जाएंगी, वो मैंने आपको करा दिया था। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर आ जाए तब क्या करेंगे, s बराबर फिर से h ही रखेंगे, और a बराबर कितना रखेंगे, g रखेंगे प्लस का, और इस तरह से 3 समीकरण हमें और प्राप्त हो जाएगी। तो ये तीनों समीकरण इनसे बना के आप, मैंने लिखवा दी थी आपको, लिख रखी होगी आपने, तो इनको देख लेना एक बार। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई गाड़ी जा रही है और हमने यहाँ पर ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद गाड़ी कितनी और आगे चलेगी, उसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि डी स्क्वायर माइनस 2a, कुछ इस तरह का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, जिसे अवरोधन की गति कहते हैं। यानी ब्रेक मारने के बाद जैसे गाड़ी चल रही है और हमने यहाँ पर ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी थोड़ी सी आगे जाती है तो वही क्या कहलाती है, अवरोधन की गति, यानी रुकने के बाद भी थोड़ी बहुत चलना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था, तो वो फॉर्मूला भी आप रखना। इन सब पर न्यूमेरिकल बनते हैं। ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।